नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न जो होंगे वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो आप यहाँ पे इस पीछे देख रहे हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों को पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो हम लोग इन प्रश्नों को गहनता से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाए। तो और अगर लगातार आप लोग क्लास में बने भी रहते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पीछे जो 18 नंबर का क्लास है ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है 18 नंबर का ये क्लास है जो पीछे चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखें इसे तो ये क्लास चैनल पे अपलोड है, आप लोग जा करके जीएस बाय आकाश डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। 1 से 18 तक का जो क्लास है सभी अपलोड है। आज की क्लास में हम लोग 19 नंबर का क्लास करने वाले हैं। तो चलिए 19 नंबर का क्लास जो है अपना हम लोग शुरू करते हैं। तो 19 नंबर का हम लोग सर्च कर लेते हैं क्लास। तो ये है हमारा 19 नंबर का क्लास आज जो हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करें हम। तो देखिए हमारा प्रश्न पहला कह रहा है कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके हिस्ट्री के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे एशिया का ज्योतिपुंज, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में ढेर सारे प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं क्योंकि हमारे जो सिलेबस में बौद्ध धर्म एक पूरा लेसन ही होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध के बचपन का नाम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ था। आज तक जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जामों में पूछे गए महात्मा बुद्ध से वो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी तो इनका मृत्यु जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां पे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और आप लोग ध्यान रखेंगे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और जो देह त्याग की घटना है यानी कि मृत्यु की घटना है भगवान बुद्ध की, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी तो ये आप सभी जानते हैं स्थान का नाम है बोध गया। और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने अपनी गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था, भगवान बुद्ध ने अपनी गृह त्याग यानी कि घर से ये मतलब निकले थे कब, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे गृह त्याग इन्होंने अपने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ये भी पूछा जाता है। और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कही जाती है। ये भी आप लोग लिख ही लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, ये सभी एग्जाम में पूछा गया। निष्क्रमण, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब और हम लोग और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे सारे देख चुके हैं। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है श्रावस्ती में। ठीक, ये सारी बातें भगवान बुद्ध से आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसे? महात्मा बुद्ध को। और बात कर लेते हैं और भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो
आप लोग बताएंगे सिद्धार्थ नाम था, जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और मृत्यु इनका कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि जो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए, तो श्रावस्ती में। अगर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, तो सारनाथ में। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस से, कह रहा है कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे। तो जो भक्त तुकाराम थे, आप लोग इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जहांगीर के समकालीन थे। किसे समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। और भी कुछ ऐसे पूछा जाता है, कुछ महापुरुष, और ये किसके समकालीन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भक्त तुकाराम के बारे में आप लोग को क्या याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है? भक्त तुकाराम को, ये पूछा गया एग्जाम में, इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। भक्त तुकाराम को क्या कहा जाता है? दक्षिण का कबीर कह के संबोधित किया जाता है। ठीक, तो ये उपनाम वगैरह आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किसे दक्षिण का कबीर कह के संबोधित किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे किसे, तो भक्त तुकाराम को। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एक लेखक थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप लोग बताएंगे कि ये मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जो जायसी थे, पद्मावत की इन्होंने रचना की है, और ये आपसे पूछा गया कि किसके समकालीन थे, तो आप लोग बताएंगे कि ये शेरशाह के समकालीन थे। किसे? शेरशाह सूरी आप लोग जानते हैं, उनके समकालीन थे। उसके अलावा तुलसीदास अगर आपसे पूछे, तो तुलसीदास के बारे में अगर आपसे पूछे किसके समकालीन थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। और आप लोग ध्यान रखेंगे कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य और फिर क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। और ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चलिए रिवीजन करिए। देखिए, अगर आप पूछे कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो भक्त तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। अगर आपसे पूछे कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। भक्त तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। इसके अलावा तुलसीदास आपसे पूछ ले तो अकबर के समकालीन थे, और कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की संस्कृत भाषा में, और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इतनी बातें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से, क्योंकि प्रश्नों से संबंधित रिलेटेड प्रश्न हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके आधुनिक इतिहास से। सारे प्रश्न जो इस क्लास में लिए गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाजायज प्रश्न नहीं लिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, मोतीलाल नेहरू। किसने? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे, अब स्वराज पार्टी के बारे में कुछ पॉइंटें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को पूरा डिटेल में याद रखना होगा कि कब की गई थी और इस समय किसका कार्यकाल था, कि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रीडिंग का कार्यकाल था। किसके कार्यकाल में? शासनकाल में, रीडिंग के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी और चित्तरंजन दास के बारे में। तो इनकी एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया फॉर इंडियंस। किसकी पुस्तक है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके चित्तरंजन दास जी की पुस्तक है, इंडिया फॉर इंडियंस। अगर आपसे पूछे कि एक इनकी मृत्यु की डेट पूछी गई थी एग्जाम में, तो ये उनकी मृत्यु आगे चल करके 1925 में हो जाती है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के बारे में पूछे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों लोगों ने किया था। अगर आपको केवल ऑप्शन में, अगर आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों अलग अलग ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो आप
आप लोग चित्तरंजन दास को केवल लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा जो है प्राथमिकता चित्तरंजन दास को दी जाती है। उसके अलावा आप लोग से पूछे कि स्थापना कब हुआ था स्वराज पार्टी की, तो 1923 बताएंगे। किस जगह पे हुआ था, तो इलाहाबाद बताएंगे। और उस समय किसका कार्यकाल था, तो रीडिंग के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसकी है, तो चित्तरंजन दास स्वराज, हाँ, तो चित्तरंजन दास की है, जिनकी मृत्यु 1925 में हो गई थी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह की क्लास को और क्लास पाने के लिए। और फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो अगर वायसराय की बात पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, तो इस समय डफरिन था। कौन था, डफरिन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहां पे हुआ था, सभी तरह के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। सबसे पहला जो अधिवेशन है 1885 में हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। कहां पे, मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, और यहां पे नोट कर लेते हैं कि पहले जो अधिवेशन है 1885 में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसमें अध्यक्ष थे, यहाँ पे अध्यक्ष पहले लिख लीजिए, तो इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न से आप लोग इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, तो डफरिन के समय में हुई। ये आपका इस प्रश्न का आंसर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब हुई स्थापना, 1885 में। किसने की स्थापना, एओ ह्यूम ने की थी। और पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था, दूसरा वाला हुआ कोलकाता में, तीसरा वाला हुआ मद्रास में, चौथा वाला हुआ आपका इलाहाबाद में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के 1885 में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और ये जियोग्राफी से संबंधित है। जियोग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोयले से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अभी देखिए, लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार की बात पूछे, तो लिग्नाइट कोयले का जो सबसे ज्यादा, लिग्नाइट कोयला का 4 प्रकार होता है, और जो कोयला का जो एक प्रकार है लिग्नाइट कोयला, उसका जब सबसे ज्यादा भंडार पूछा जाता है कहां पे है, वो तमिलनाडु में है। कहां पे है, तमिलनाडु में। अब लिग्नाइट कोयले के बारे में एक पॉइंट आपको कम से कम याद रखना है, जो कि अभी पेट के एग्जाम में जो इस बार हुआ है उसमें पूछा भी गया था। लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे भूरा कोयला कह के इसे संबोधित किया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। अब कोयले के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कोयला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईंधन है हमारा कोयला। अब अगर आपसे पूछे कोयले से क्या संबंधित प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला जिसमें कार्बन जितनी ज्यादा अधिक होगा, जिस कोयले में कार्बन जितनी ज्यादा अधिक होगा वो उतना ज्यादा मतलब उच्च होगा, उसकी श्रेणी उतनी ज्यादा उच्च होगी, उसमें गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है ना वो 90% होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कोयला को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, तो इसे काला सोना कहते हैं। काला सोना कोयला को कहते हैं। और सफेद सोना पूछे तो कपास को कहते हैं, हरा सोना चाय को कहते हैं, और काला सोना कहीं कहीं पे मिल जाता है कि पेट्रोलियम को कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको पेट्रोलियम मिलता है ऑप्शन में, पेट्रोलियम लगाएंगे काला सोना, अगर कोयला मिलता है तो कोयले को लगाएंगे। अब एक प्रश्न और आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि कोयला प्राप्त कहां से किया जाता है, तो कोयला हमेशा अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। कैसे चट्टानों से, अवसादी
चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडारण कहाँ पे है। तो लिग्नाइट कोयले का जो विशालतम भंडार है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। कोयला जो है सबसे उच्च श्रेणी का वो होता है एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। प्राप्ति कहां से हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अवसादी चट्टानों से कोयले निकाले जाते हैं। और कोयले को क्या कहा जाता है, इसे काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न कि सोयाबीन का उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए ये भी जियोग्राफी में पूछा जाता है, उत्पादन वगैरह जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है। अब सोयाबीन के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है भारत में वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन आपका अमेरिका करता है, अमेरिका करता है। और सेकंड नंबर पे आपका सोयाबीन के उत्पादन में वो है चीन। ठीक, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सोयाबीन से क्या क्या प्रश्न हम लोग याद रख सकते हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सोयाबीन किस चीज का स्रोत होता है, तो ये प्रोटीन का स्रोत होता है। किस चीज का, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। जो दाल होते हैं, सोयाबीन होते हैं, ये सभी प्रोटीन का अधिक स्रोत मतलब अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे उत्पादन के बारे में पढ़ ही रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो भी आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है। सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भी मध्य प्रदेश को बताएंगे। सोया प्रदेश अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो भी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रश्न का रिवीजन करते हैं। देखिए क्या प्रश्न है कि सोयाबीन का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा मतलब जो दाल का उत्पादन है, दाल का उत्पादन वो भी मध्य प्रदेश करता है। और विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, यहाँ पे सोयाबीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन अमेरिका करता है, सेकंड नंबर पे चीन करता है। और सोयाबीन किस चीज का स्रोत होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत होता है। सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कि दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। और ये जियोग्राफी का प्रश्न है, वर्ल्ड जियोग्राफी में ये आता है। और दोनों गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो ये दो डेट आप लोग याद रखेंगे। एक है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट आप लोग याद रखेंगे। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, इस दो दिन, इस दिन क्या होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात क्यों बराबर होते हैं, तो इस दिन कारण क्या है इसका यहां पे नोट करेंगे। कारण इसका है कि इस दिन सूर्य जो है आपका, सूर्य वो विषुवत रेखा पे होता है, विषुवत रेखा पे होता है। इस वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। तो विषुवत रेखा को ही और किस नाम से जानते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसे ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं। अब दो डेट और आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सूर्य जो है ये आपके कर्क रेखा पर कब होता है, सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, तो साल में एक बार 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। कैसा दिन होता है, बड़ा दिन होता है। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, तो ये आपके होता है 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। और इस दिन क्या होता है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तब अब इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए दोनों गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं।
तो साल में 2 बार, एक तो 21 मार्च के दिन और एक 23 सितंबर के दिन, दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इस दिन जो सूर्य है अपना वो विषुवत रेखा पे होता है। और विषुवत रेखा को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब सूर्य कर्क रेखा पे अगर आपसे पूछे कब होता है, तो साल में एक बार कर्क रेखा पे 21 जून के दिन होता है। और इस दिन जो है जब कर्क रेखा पे होता है, कर्क रेखा आप लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, और इसको उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और सूर्य जो है मकर रेखा पे कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। और मकर रेखा आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति है। अब जनजातियों से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला जनजाति किस जगह पे रहती है, इसका कुछ विशेषता क्या है, और किस रेगिस्तान में जनजाति पाई जाती है, फला जनजाति किस रेगिस्तान में पाई जाती है, या इस जनजाति में कौन सी, इस रेगिस्तान में कौन सी जनजाति पाई जाती है। और ये जो गौड़ जनजाति है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की जनजाति है। और कुछ जनजातियों के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लेप्चा, अगर आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहां पे पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति आप लोग नहीं भूलेंगे, ये कहां पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहां पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे वहीं पे भील जनजाति कहां पे पाई जाती है, भील जनजाति तो ये आपके गुजरात में पाई जाती है। कहां पे? गुजरात में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मुंडा जनजाति कहां पे पाई जाती है, मुंडा जनजाति तो ये झारखंड में पाई जाती है। कहां पे? झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और कुछ जनजाति के बारे में देख लेते हैं, जैसे थारू जनजाति के बारे में आप लोग बता दीजिए। तो थारू जनजाति ये पाई जाती है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है। और थारू जनजाति की एक विशेषता है, ये मतलब एक विशेषता है कि ये जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और एक जनजाति यहां पे आप लोग नोट कर लेंगे, टोडा है। टोडा जनजाति के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये नीलगिरी पर्वत पे रहती है। कैसी पर्वत पे? नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। इसमें बहुविवाह प्रचलन में है रहता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देखिए जनजाति पढ़ने के लिए तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गौड़ जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वहीं लेप्चा जनजाति की बात करें सिक्किम में पाई जाती है। भील जनजाति जो है गुजरात में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है, मुंडा विद्रोह भी वहीं पे हुआ था, वो झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से। इंडियन जियोग्राफी से, और ये प्रश्न जो था ये स्टैटिक से था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो मुख्य नदी है वो आप लोग देखेंगे। तो यहां पे इसका जवाब नोट करेंगे, नर्मदा नदी, नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा साबरमती नदी को आप लोग ध्यान रखेंगे, साबरमती नदी और लूनी नदी को आप लोग ध्यान रखेंगे, साबरमती और लूनी नदी। तो ये नदियां जो हैं, ये सभी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अब कुछ नदियों के उद्गम के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो ये अमरकंटक से हुआ है। कहां पे? अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग उद्गम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर लेंगे, अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक। ताप्ती नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिंहवा पहाड़ी से निकली हुई है। ताप्ती नदी जो है सिंहवा पहाड़ी से निकली हुई है, लेकिन इसका पूछा जाता है कि कहां पे निकली हुई है, तो बैतूल जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। बैतूल जिला यहां से निकली हुई है मध्य प्रदेश में। और बात कर लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती
नदी के बारे में अगर आपसे पूछे ये कहाँ से उद्गम हुआ है, तो साबरमती नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से? अरावली पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। अब लूनी नदी के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? लूनी नदी भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में क्या पूछा जाता है। तो ये आगे चल करके ये सभी नदियां जिस हमने बताया कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी नदियां अपना जल गिराती हैं। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, ये जल गिराती हैं अरब सागर में। कहां पे? अरब सागर में ये तीनों नदियां जल गिराती है। जबकि लूनी नदी की विशेषता क्या है कि ये कच्छ की खाड़ी में अपना जल कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कच्छ की खाड़ी में लुप्त होने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक, और तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। चलिए देखिए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कुछ नदियां जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और साबरमती हो गया, लूनी नदी हो गया, ये सभी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इसके अलावा कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से हुई है और जल कहां पे? अरब सागर में गिराती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश से हुआ है और जल जो है अरब सागर में गिराती है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत से हुआ है और जल अपना अरब सागर में गिराती है। अरावली पर्वत से उद्गम हुआ है, जल अपना अरब सागर में गिराती है। वहीं लूनी नदी की बात करें तो ये कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कच्छ की खाड़ी में ये लुप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी से है और महासागरों से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जलधारा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो जलधारा से पूछा जाता है कि ये कौन से महासागर की जलधारा है, ये गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल रहता है जलधारा का। तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गर्म जलधारा है। अगर आपसे पूछे कि किस महासागर का है, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किस महासागर की? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इससे एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यूरोप का कंबल। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं इस जलधारा को। तो इसका उपनाम वगैरह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कुछ और जलधाराओं के बारे में, अल नीनो जलधारा कैसी जलधारा है? अल नीनो जलधारा ये कैसी जलधारा है? तो अल नीनो जो जलधारा है ये भी एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि लेब्राडोर की जलधारा ये कैसी जलधारा है, लेब्राडोर की जो जल धारा है ये कैसी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम्बोल्ट की जलधारा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम्बोल्ट जलधारा ये पेरू की तट पे चलती है, हम्बोल्ट की जलधारा, और ये भी कैसी जलधारा है? तो ये भी एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो सभी जलधाराओं के बारे में इतना जो था ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जामों में सभी पूछे गए हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा पूछा गया है, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल इसे कहा जाता है। अल नीनो पूछा गया है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ये भी ठंडी जलधारा है। तो दो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, अल नीनो, और लेब्राडोर और हम्बोल्ट की जलधारा है, दोनों ठंडी जलधारा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोथल से संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लोथल में यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था। और भी कुछ साक्ष्य हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, उन साक्ष्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले थे, तो घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोतदा से मिले थे। कहां पे? सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जूते खेत का साक्ष्य अगर आपसे पूछे, जूते खेत का साक्ष्य कहां से मिला? वो कालीबंगा से मिला। कहां पे? कालीबंगा से, जिसे काली चूड़ियां कहा जाता है। काली रंग की चूड़ियां या फिर काली चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है। अगर आपसे वहीं पे पूछे कि सूती सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला था, या फिर
ये मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से मिला था। या फिर आपसे पूछेगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो भी मोहनजोदड़ो बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था, तो भी मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो भी मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे कि युगल समाधि कहाँ से मिली थी, युगल समाधि की साक्ष्य कहाँ से मिली थी, तो ये आपके लोथल से मिली थी। तो इतनी बातें आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से याद रखेंगे। हमने अभी क्या क्या बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह कौन सा था, लोथल बताएंगे। कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले, सुरकोतदा से मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले। सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से, और विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार का साक्ष्य वो भी मोहनजोदड़ो से। तो सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। युगल समाधि जो है लोथल से। सितार और तबले का जनक, तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो से। यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है, तो जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो की किसी रचना का नाम बताइए, तो अगर तुगलक नामा पूछ ले किसकी रचना है, तुगलक नामा किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। अब तुगलक नामा इन्होंने अमीर खुसरो की भाषा क्या थी, तो इनकी जो रचनाएं होती थी, ये भाषा भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फारसी भाषा में रचना करते थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया। ये किस भाषा में रचना करते थे? फारसी भाषा में अपनी सभी रचनाएं करते थे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि ये 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखे थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया थे, आप लोग जानते हैं। 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखे थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है पूछे, तो भी अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचना कौन किए थे? अमीर खुसरो। फारसी भाषा में इनकी रचना क्या थी, मतलब इनकी भाषा क्या थी? फारसी। 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखे थे अमीर खुसरो। तो ये भी बात पूछी जाती है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और ये आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न था। नहीं, ये स्टार्टिंग में आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है, पहले भारतीय कौन था ये पूछ रहा है ना। तो मिहिर सेन आप लोग बताएंगे। मिहिर सेन बताएंगे। और मिहिर सेन ने इसे कब पार किया था? इंग्लिश चैनल है ना, तो 1958 में शायद 1958 में इसे पार किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1959 था कि 58? हाँ, 58। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अगर आपसे पूछे कि मतलब इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो महिला पूछेगा तो आप लोग आरती साहा को बताएंगे। किसे? आरती साहा भारत इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इंग्लिश चैनल कौन सी बला है, आइए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल किसके बीच स्थित है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में हो जाता है कि इंग्लिश चैनल जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। किसके बीच में? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जो इंग्लिश चैनल है, हाँ, ये अगर आपसे पूछे कि डोबर की जलसंधि किसको जोड़ता है, डोबर की जो जलसंधि है वो किसको जोड़ता है? डोबर की जलसंधि ये किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इंग्लिश चैनल को इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम करता है उत्तरी सागर से। किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर से। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था।
तो इस इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था और ये यूरोप में पड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है, तो ये यूरोप में ही आएगा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो आरती साहा बताएंगे। कौन? आरती साहा। अब इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है और ये एक 20 मील का मतलब ऐसे समुद्र के बीच में जो सकरा रास्ता होता है पानी का, उसे चैनल बोलते हैं। डोबर की जल संधि जो है ये जोड़ता है इंग्लिश चैनल को, किससे जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम उत्तरी सागर से करता है। उत्तरी सागर भी वहीं पे यूरोप में है और इंग्लिश चैनल दोनों को जोड़ने का काम डोबर की जल संधि करता है। तो डोबर की जल संधि एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है। तो आइए देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में 8 डिग्री चैनल पूछ रहा है तो भी आप बता पाएंगे और 9 डिग्री चैनल पूछ रहा है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो वो भी हम बता रहे हैं। 10 डिग्री चैनल पूछ ले किन 2 द्वीपों के बीच में है तो भी आप लोग बता पाएंगे। तो सभी चैनल के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में स्थित है, तो ये 2 द्वीप आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप पड़ोसी कंट्री है भाई, और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, ठीक। और 9 डिग्री चैनल पूछ ले तो 9 डिग्री चैनल भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्थित है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप एंड मालदीव। मिनिकॉय द्वीप और क्या यार, यहां पे मालदीव रहेगा। मालदीव पड़ोसी कंट्री है, वो हम कहने का मतलब मालदीव जिसकी राजधानी क्या है? माले, और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सी चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? तो इसके बीच में 9 डिग्री का चैनल है। और आप लोग ध्यान रखेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार जो कि हमारा द्वीप है, जो कि कहां पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। और जो है आपका लक्षद्वीप पूछे कहां पे स्थित है, तो लक्षद्वीप ये आपके अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और मिनिकॉय द्वीप भी कहां पे स्थित है? ये भी अरब सागर में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप को वहां पे अरब सागर, हाँ अरब सागर में आप लोग ध्यान रखेंगे, अरब सागर में स्थित है। और मालदीव अगर आपसे पूछे तो वो आपके भारत के दक्षिण में है, तो हिंद महासागर में चला जाएगा। अंडमान निकोबार आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे इसका पहले रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि 8 डिग्री चैनल मालदीव कंट्री और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है, या फिर आपको मिल सकता है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, क्योंकि मिनिकॉय के बाद सीधे लक्षद्वीप आता है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी चैनल? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप या फिर लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में केवल अगर आपको ये भी मिल सकता है कि 9 डिग्री चैनल किन के बीच में, तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में मिल सकता है, तो वो गलत नहीं होगा। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार 2 द्वीपों के बीच में स्थित है, जो कि एक ही हमारा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए योजना आयोग के जो बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग का वर्तमान समय में नाम बदल गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अभी भी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अगर आपसे पूछे कि इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, योजना आयोग का नाम अब बदल गया है। योजना आयोग का नाम अब हो गया है, नया नाम क्या हो चुका है? इसका नया नाम नीति आयोग हो चुका है। क्या हो गया? नीति आयोग हो चुका है। तो अब नीति आयोग के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी
1915 को, मतलब 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब नीति आयोग के बारे में, तो इसके भी डिफॉल्ट अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो जो भी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री होगा या फिर तत्कालीन समय में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी सर हैं इसके प्रधानमंत्री। और अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। ठीक, तो ये बातें सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि इसको नीति आयोग को, इसको सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार का इसको थिंक टैंक बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जिस तरह अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब योजना आयोग की कम से कम ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। ठीक, और बात कर लेते हैं इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। और PDF चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PDF आपको वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोजन गैस के बारे में और कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो है हमारा भविष्य का ईंधन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कह के इसे बोला जाता है। ईंधन, भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। उसके अलावा इसके समस्थानिक होते हैं। इसके कितने समस्थानिक हैं? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से समस्थानिक होते हैं? जैसे अगर आपसे पूछे कि इसके समस्थानिक प्रोटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। इसके समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके अलावा ट्राइटियम। ठीक, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक गैस क्या पाई जाती है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में। तो ये कुछ थे जो पॉइंट थे, आपको याद रखना चाहिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो है आपके हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है गुब्बारों में भी किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब ज्यादातर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी? हाइड्रोजन। और इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। समस्थानिक 3 होते हैं। प्रोटियम जिसे 1H1 कहते हैं, 1H1 कहते हैं। ड्यूटेरियम जिसे 1H2 कहते हैं। और ट्राइटियम क्या कहते हैं? इसे 1H3 कहते हैं। ठीक, ये 1H3 कहते हैं। और जो प्रोटियम होता है इसे ही हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, अब सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि रोटी फुलाया जाता है, जब उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें कार्बन डाई गैस होती है। और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपके साइंस से है, और ये वनस्पति घी वाला ये भी प्रश्न आपका साइंस से था। अब एक अशुशक्ति बराबर
कई बार एग्जाम में पूछा गया है 746 वाट होता है। कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक, ये बात है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है तो भी आप लोग बताएंगे शक्ति का मात्रक। आपसे एग्जाम में पूछ ले तो भी आप लोग क्या बताएंगे? वाट बताएंगे। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसे W से इंडिकेट करते हैं। या फिर शक्ति का मात्रक जूल प्रति क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। और शक्ति की विमा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शक्ति की अगर आपसे पूछे कि विमा क्या होती है तो भी आप लोग बताएंगे शक्ति की विमा जो है M L/2 T/-3 होती है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है तो 746 वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकंड बोलते हैं। शक्ति की जो विमा होती है ML/2 T/-3 होती है। अगला प्रश्न कि पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो यहां पे पृष्ठ तनाव से प्रश्न आ गया। पानी की बूंदें जो है गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल हमारे पृष्ठ तनाव से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सभी को देख लेते हैं। तेल पानी पर तैरता किस वजह से है? तेल का पानी पर तैरना ये किस घटना की वजह से होता है? तो वो भी आपके पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। अब जो आपके शेविंग ब्रश होता है, जो जिसे दाढ़ी बनाया जाता है, उसका जब आप लोग पानी में डालते हैं फिर निकालते हैं तो देखते हैं सारा जो बाल होता है वो आपस में चिपक जाता है। तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपकना, रेशे का आपस में चिपकना, तो ये बातें भी आपकी किससे संबंधित है? पृष्ठ तनाव से संबंधित है। चिपकना जो है ये पृष्ठ तनाव से संबंधित है। अब जब कभी महिलाएं बाल धोती हैं अपना तो सारी बालें आपस में चिपकी रहती हैं, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? जो बाल पेन होता है जिससे आप लोग लिखते हैं वो बाल पेन होता है। और बाल पेन का सिद्धांत पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो भी ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर आप लोग पृष्ठ तनाव नहीं समझ रहे हैं तो सरफेस टेंशन तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। इसका SI मात्रक है क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदें क्यों गोल होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तेल का पानी पे तैरना, तो जो तेल होते हैं वो अगर आप पानी के ऊपर डालते हैं तो वो तैरने लगते हैं। चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे कोई पेट्रोलियम ऑयल हो, चाहे तो कोई भी तेल हो, तो वो पानी पे तैरेगा। जैसे शेविंग ब्रश का आपस में चिपकना। शेविंग ब्रश आप लोग अभी एग्जांपल में हमने बताया कि अगर आप उसको पानी में डुबो के निकालेंगे तो सारे बाल जो होते हैं और रेशे जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। अब बाल पेन किस सिद्धांत पे बनाया गया है? तो भी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। बाल पेन जो होगा और SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर इसका SI मात्रक है पृष्ठ तनाव का। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जठर द्वारा स्रावित बलगम गैस्ट्रिक रस, जिसे बलगम या फिर गैस्ट्रिक रस बोलते हैं, इसकी भूमिका क्या है? तो ये इसकी भूमिका क्या है? ये पेट की परत की रक्षा करता है। बलगम जो स्रावित होता है वो पेट की परत की रक्षा करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेट की परत की रक्षा करना। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये किस सब्जेक्ट से प्रश्न है? तो वो ये साइंस से प्रश्न है। तो आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, साइंस का, सभी का रिवीजन इस क्लास में हो जाएगा। ठीक, या फिर आप लोग पेट की परत की रक्षा करता है, या फिर इसी पेट को ही बोला जाता है स्टोमक, जिसे क्या बोलते हैं? अमाशय। तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमाशय की रक्षा करना इसका काम होता है। ठीक, अमाशय की रक्षा करना इसका ही काम होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जठर रस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे गैस्ट्रिक रस भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो जठर रस होता है, जठर रस,
इसका स्राव कहाँ से होता है? जठर रस जो है इसका स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव जो है वो अग्नाशय से होता है। कहाँ, सॉरी, इसका स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। अमाशय से इसका स्राव होता है। और ये क्या होता है? HCl होता है। HCl, जिसे इससे HCl बोलते हैं। अगर आपको इसका रासायनिक नाम चाहिए तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, जठर द्वारा स्रावित बलगम गैस्ट्रिक रस की भूमिका क्या होती है? तो ये इसकी भूमिका होती है कि ये पेट की परत की रक्षा करता है या फिर अमाशय की रक्षा करना इसका काम होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जठर रस के बारे में स्राव कहाँ से होता है? इसका स्राव अमाशय से होता है। इसे HCl बोलते हैं। जठर रस को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें हमने बताया। स्टोमच पेट को कहते हैं, जिसे आप लोग अमाशय पढ़ रहे हैं। ठीक, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? तो देखिए, ये इस तरह के प्रश्न जो शास्त्रीय संगीत हो गया या फिर महोत्सव मनाए जाते हैं या फिर दिवस से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। किस घराने से कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है, कौन सा लोक नृत्य किस घराने से जुड़ा है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस घराने से जुड़ा हुआ है, इस नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है, या फिर शास्त्रीय गायन के कलाकार कौन से हैं, या फिर इस वाद्य यंत्र के वादक कौन है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न आपको इस क्लास में भर भर के पढ़ाए जाते हैं। तो इस सभी चीज को तैयार करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा 1 से लेकर अंत तक अगर क्लास आप लोग देखते हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है। हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि किस परंपरा से संबंधित है, ये परंपरा है केवल, तो ये हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किस परंपरा से संबंधित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि पंडित भीमसेन जोशी का ये संबंध किस घराने से, अगर आपसे पूछे कि किस घराने से संबंधित है, तो आप लोग गंगूबाई मूवी देखे होंगे, वो किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी। तो ये भी किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 2008 में। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कव्वाली किसे बोलते हैं, कव्वाली अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग बताएंगे। आप लोग कव्वाली वगैरह, कव्वाली तो नहीं, गजल आप लोग बहुत सुनते होंगे। कव्वाली अगर आपसे पूछे कि क्या है तो वो आप लोग बताएंगे सूफी जो संत होते हैं, सूफी संत या फिर इस्लामिक धर्म गीत होता है, भक्ति गीत होता है। इस्लामिक भक्ति गीत को क्या बोलते हैं? कव्वाली बोलते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो वो हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। घराना कौन सा इनका? तो किराना घराने से संबंधित है। कव्वाली की बात करें तो जो सूफी संत, इस्लामिक सूफी संत का जो इस्लामिक भक्ति गीत होता है वो क्या होता है? कव्वाली होता है। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी का नाम क्या होता है? तो इसका नाम धम्मा होता है। नाम क्या है? धम्मा या फिर महामत्ता होता था। जो धार्मिक अधिकारी होता था उनको क्या कहा जाता? धम्मा महामत्ता कहा जाता था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक के बारे में पूछ रहा है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य, क्योंकि अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? वो मौर्य साम्राज्य का शासक था, मौर्य साम्राज्य का। अब देख लेते हैं अशोक के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन था, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करते। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करते हैं। अब कब स्थापना करते हैं? तो 321 BC में इसकी स्थापना करते हैं। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा कर इसकी स्थापना किए थे? तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि घनानंद को, अपने गुरु जो थे चाणक्य या फिर कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके ये आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक, अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि
अभी कुछ शासकों के बारे में देख लेते हैं कि इसके शासक कौन थे। तो सबसे पहले मतलब मौर्य साम्राज्य के कुछ शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने स्थापना किया था वो शासक बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले शासक थे। उसके बाद आपके आ गए थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे आपके बिंदुसार के लड़के थे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंदुसार के बाद अशोक आए थे, और अशोक के बाद कौन आए थे, बिंदुसार के बाद अशोक आए थे, अशोक के बाद बृहद्रथ। तो ये थे मौर्य वंश के कुछ शासक। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन सा धर्म ग्रहण कर लेते हैं, धर्म ग्रहण कौन सा कर लेते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा धर्म, बौद्ध। आगे चल करके अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अशोक द्वारा निर्मित अधिकारी का नाम क्या है, तो धम्मा महामत्ता, ये क्या है, अशोक द्वारा निर्मित एक धार्मिक अधिकारी होता था जिनको नाम क्या दिया गया था, धम्मा महामत्ता। ठीक, अगर आपसे पूछे मौर्य साम्राज्य के बारे में संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और किसे पराजित किया था, घनानंद को पराजित करके शासक कौन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में। और आगे चल के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लेते हैं, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और ये दीक्षा किससे लेते हैं, चंद्रगुप्त नहीं, मौर्य नहीं यार, अशोक धर्म ग्रहण करते हैं। तो इसको अभी मिटा देते हैं, अशोक ग्रहण कर लेते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 321 बीसी में स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके। और शासक कौन कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। और इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात है, अशोक ने किया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल के अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं। और दीक्षा किससे लेते हैं, उपगुप्त से लेते हैं। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उससे ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई, ये 1992 में हुई थी। 1992 में रियो जानते हैं, रियो ओलंपिक हुआ था। तो रियो ओलंपिक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राजील में हुआ था रियो ओलंपिक। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राजील में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी सम्मेलन है, बैठक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है एजेंडा 21। हाँ, अगर आपसे पूछे कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, एजेंडा 21 का अगर आपसे पूछे कि संबंध किससे है, तो आप लोग किससे बताएंगे कि इसका संबंध 21वीं सदी से है। किससे संबंधित है, 21वीं सदी से इसका संबंध है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप अब अगर आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुई थी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 14 सितंबर 1975 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में 1975 में। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन नासिक महाराष्ट्र में, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नासिक महाराष्ट्र में प्रथम सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन, इसलिए 14 सितंबर के दिन हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो देखिए रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी आयोजित 1992 में। इसे क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं। एजेंडा 21 का संबंध 21वीं सदी से होता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 14 सितंबर 1975 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 से। और सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है 1930 से हुई। और उसके बाद हैमिल्टन से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे,
हैमिल्टन से राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई। हैमिल्टन कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में। यहाँ से राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी। अब अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब भाग लिया था, अब भारत अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था, तो 1934 में भाग लिया था। भारत राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? 1934 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रमंडल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रमंडल दिवस में आपसे पूछे कि हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 मई के दिन हम लोग राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित होंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरुआत कब हुआ? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई। भारत भाग लेना शुरू किया 1934 से। राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाते हैं? 24 मई के दिन मनाते हैं। कौन शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। अब दयानंद सरस्वती हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1975 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने नारा क्या दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिला था? तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती जी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इनका मूल नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था, क्या नाम था? मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इनकी रचना एक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इनकी रचना क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो वो भी आपके दयानंद सरस्वती की रचना है, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। और ये भी एग्जाम में पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 1975 में। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया? दयानंद सरस्वती ने लगाया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बैंक की दर किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो बैंक की दर तय करने की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। या फिर अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट तय कौन करता है? रेपो रेट तय कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपसे पूछे कि रिवर्स रेपो रेट कौन तय करता है? रिवर्स रेपो रेट कौन करता है? बैंक रेट कौन करता है? ठीक, बैंक रेट कौन तय करता है? तो ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। अगर आपसे पूछे कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो ये सभी काम जो है वो आपके रिजर्व बैंक करता है। अगर आपसे पूछे कि कागजी मुद्रा जारी कौन करता है? कागज वाला जो नोट होता है, कागजी मुद्रा, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके कागजी मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है? तो वो सभी करता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आरबीआई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो आप लोग बताएंगे रिजर्व बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। अब आरबीआई का एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका लेखा वर्ष क्या है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल से लेकर के आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इसका लेखा वर्ष है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि बैंक की दर किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है। तो बैंक की दर भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। इसके अलावा रेपो रेट तय करने की बात वो भी रिजर्व बैंक करता है। रिवर्स रेपो रेट कितना होगा वो भी बात कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है। और मुद्रा का छपैया और मुद्रा का प्रचलन, सभी मुद्रा साख नियंत्रण, ये सभी कौन देखता है? भारतीय रिजर्व बैंक देखता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। लेखा वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं भारत में पर्यटन मंत्री। जी किशन रेड्डी भारत में पर्यटन मंत्री हैं। अब पर्यटन दिवस
अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत में अगर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और भारत में कुछ पर्यटन स्थल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी एक पर्यटन स्थल है और ये बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। तो ये पर्यटन कामाख्या माता मंदिर जो है ये आपके असम में है। कहाँ पे, असम में कामाख्या माता मंदिर है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे पासी घाट कहाँ पे है, पासी घाट ये भी पर्यटन स्थल है। ये दोनों जीडी के एग्जाम में पूछा गया है और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान समय में पर्यटन मंत्री हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 25 जनवरी के दिन मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पर्यटन स्थल कहाँ पे, तो कामाख्या माता मंदिर पर्यटन स्थल जो है वो असम में है। और बात करते हैं पासी घाट पर्यटन स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल। अगर आपसे पूछे साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है, तो वो आप लोग बताएंगे कि बिहार की है। किस, कहाँ की, बिहार की। अब और कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य की है, तो वो केरल की है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य की है, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। किस राज्य की है, हरियाणा की है। ठीक, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल की, सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा की। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। तो घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा आ जाएगा बिहार। तो किसको बताएंगे, बिहार को। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका बिहार आ जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है आपके सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो वो सभी बातें, 6 बातें हमने बताया क्या क्या है। आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की साक्षरता दर मतलब कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वो केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार राज्य की है, क्या की, बिहार राज्य की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, वो अरुणाचल प्रदेश की है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं वो लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जियोग्राफी से प्रश्न है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये पॉलिटी से प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जियोग्राफी से है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए नागार्जुन बांध कौन सी नदी पे बनाया गया, या फिर नागार्जुन बांध पूछे या फिर अलमाटी बांध बनाए, अगर या फिर अलमाटी बांध पूछे, दोनों बांध के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। वो दोनों बांधे किस नदी पे बना, मतलब किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी पे है। अब कृष्णा नदी से कुछ संबंधित प्रश्न एग्जामों में जो पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध किस नदी पे, कृष्णा नदी पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कृष्णा नदी के बारे में उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम के बारे में पूछे तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, महाबलेश्वर से उद्गम होता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और ये कहाँ पे, पश्चिमी घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट पर्वत आप लोग जानते होंगे, वहीं पे पड़ता है। और कृष्णा नदी की बात करें, अगर लंबाई पूछ ले कि कितनी है कृष्णा नदी की लंबाई, तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे
उद्गम तो महाबलेश्वर से होता है और ये पूर्व की ओर बहते हुए जो अपना मुहाना है बंगाल की खाड़ी में बना लेती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में बना लेती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की अगर सहायक नदियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सी। भीमा इसकी सहायक नदी है, भीमा। उसके अलावा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी है। मालप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? तो वो भी आपके किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मालप्रभा हो गया। और एक आपकी मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मालप्रभा और घाट प्रभा ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी सहायक नदी है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो वो कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध बनाया गया है। अब कृष्णा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और उद्गम कहां से हुआ? महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से इसका उद्गम माना जाता है। और मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। जहां पे नदियां अपना जल गिराती हैं वो कहा जाता है कि मुहाना। अलमाटी बांध पूछ ले तो भी कृष्णा नदी पे बनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सहायक नदी भीमा नदी हो गया, मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य किसके किनारे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। मालप्रभा, घाटप्रभा ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा है? तो 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सी भाषा तो वहां पे फारसी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फारसी वहां पे ऑप्शन में सही किया गया था। तो फारसी तो आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। 8वीं अनुसूची में पहले कितने विषय थे? 8वीं अनुसूची के बारे में आइए चलिए खंगालते हैं। पहले कितनी भाषा थी 8वीं अनुसूची में? तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले इसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे और वर्तमान समय में कुछ संविधान संशोधन कर करके 8वीं अनुसूची में 21 भाषाओं को कर दिया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषा को ऐड कर दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं कब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहले हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? और इस संशोधन के द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि कब हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान में 3 भाषा जोड़ी गई, एक नेपाली मणिपुरी और कोकड़ी, 3 भाषा जुड़ी गई। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर आगे चल करके 52 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2003 में होता है और इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई संविधान में, एक आपके बोडो, एक आपके डोंगरी और एक आपके संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली और एक आपका कौन सा हो जाएगा? मैथिली। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा हो जाएगी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबको रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, तो फारसी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। पहले हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में कुछ भाषाओं को जोड़ करके 22 भाषा बना दिया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ उसके तहत 3 संविधान में 3 भाषा जोड़ी गई, जिसे नमक से आप लोग याद रख सकते हैं। न से नेपाली, एम से मणिपुरी और कैसे क्या हो जाएगा? कोकड़ी। बोडो, डोगरी, संथाली जो है मैथिली, ये सभी 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम, पहले इसका नाम उत्कल था। उड़ीसा का प्राचीन नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्या था? उड़ीसा का प्राचीन नाम पूछ रहा है ना, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कलिंग था। क्या था? कलिंग। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ जगहों के नाम, कुछ उसके बाद उसके कुछ शहरों के नाम, उसके आधुनिक नाम पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था, जिसे पटना का नाम को किसने रखा? शेरशाह ने रखा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आप लोग बताएंगे कि इसका पुराना नाम क्या था? तो लखनौती इसका पुराना नाम था। लखनऊ का पुराना नाम क्या था? लखनौती इसका पुराना नाम था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब
अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि फैजाबाद का पुराना नाम क्या था, फैजाबाद का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था साकेत। सब फैजाबाद का पुराना नाम साकेत था। और कानपुर देहात का आप लोग बताएंगे, कानपुर देहात का पुराना नाम क्या था? तो कानपुर देहात का पुराना नाम ब्रह्मावर्त था। क्या था? ब्रह्मावर्त इसका पुराना नाम था। उसके अलावा दिल्ली का पुराना नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का पुराना नाम। और रांची का पुराना नाम पूछ ले, रांची का पुराना नाम पूछ ले तो किशुनपुर था। किशुनपुर रांची का पुराना नाम था। और अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णवती। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। लखनऊ का प्राचीन नाम लखनौती है। फैजाबाद का प्राचीन नाम साकेत है। और कानपुर देहात का प्राचीन नाम वो है, कानपुर देहात का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है। और दिल्ली की प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। और रांची का प्राचीन नाम, रांची की राजधानी झारखंड, और प्राचीन नाम क्या है? झारखंड की राजधानी रांची, और इसका प्राचीन नाम किशुनपुर है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको, हाँ ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। ठीक, धन्यवाद। और खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती, तो इस वजह से आप लोग खुश रहिए।